गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तारेंद्र बेले आप सभी का शिखर एकेडमी इंदौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि शिखर एकेडमी आपके भविष्य, आपकी सफलता के लिए शून्य से लेकर शिखर तक प्रतिबद्ध है। आपके लिए हमेशा कदम मिलाकर चलने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और इसी तरह देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और क्यों ना वैकेंसी आने से पहले ही हम लोग पटवारी की तैयारी बिल्कुल चरम स्तर पर कर दें, पटवारी की तैयारी को अभी से हम लोग स्टार्ट कर दें। और इसीलिए शिखर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है पूरा पटवारी का बैच, जिसमें शून्य से लेकर शिखर तक पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसीलिए शिखर एकेडमी पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि शिखर एकेडमी आपके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम तारेंद्र बेले, और ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। और शिखर एकेडमी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, आप लोगों के लिए कुछ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आने ही वाली है, और पटवारी की वैकेंसी में अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कंप्यूटर का हो जाता है। एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्यूटर का आएगा। एक 1/5 आप पोर्शन मान सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आगे सिलेबस को डिस्कस करेंगे ही कि क्या क्या चीज़ें पटवारी के एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, और कंप्यूटर का कौन कौन सा पोर्शन, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस, कंप्यूटर का कितना भाग उस एग्ज़ाम में होगा। मैं बता दूं कि पटवारी स्पेशल, मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरा कंप्यूटर का कोर्स, कि कंप्यूटर का पूरा कोर्स, संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें लिखा हुआ है यहाँ कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स। अब कहाँ से कहाँ तक, तो बिल्कुल बेसिक से, अगर किसी को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल एक बिगनर्स, एक ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का जितना भी लेवल हो वहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको पटवारी के एग्ज़ाम में तो फ़ायदेमंद होगा ही, और साथ ही कहाँ फ़ायदेमंद होगा, तो व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर आता हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर आता हो, वहाँ आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। हम लोग इसका लेवल ऐसा रखेंगे ही कि आपको सिर्फ पटवारी में काम ही ना आए, साथ ही साथ अन्य एग्ज़ामों में भी आपको काम आ जाए। तो अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए शिखर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है संपूर्ण कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स। अब सर कैसे करेंगे हम इसे कंप्लीट, कैसे, क्या क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि कंप्यूटर में क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कंप्यूटर का कितना पोर्शन है, तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पटवारी, तो ये आपको मिलेगा 100 मार्क्स का। टोटल मार्क्स के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100। मार्क्स भी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होते हैं, 1 नंबर होता है, तो आपको टोटल मार्क्स भी जो मिलेंगे वो 100 ही मिलेंगे। अब इसे भी उन लोगों ने 5 भागों में बांट दिया है। ये कौन कौन से है सर, तो पहला आपको मिल जाएगा मैथ्स, एप्टीट्यूड या मैथ्स हम लोग बोल देंगे। दूसरा भाग रीजनिंग। तीसरा भाग अगर हम लोग देखें तो जीएस, जनरल स्टडीज़, ये तीसरा भाग। चौथे भाग की अगर हम लोग बात करें तो चौथे भाग में आ जाएगा आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज, और 5वें भाग में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सर 100 क्वेश्चंस है, 100 नंबर है, 5 भागों में डिवाइड कर दिया, तो क्या सभी पोर्शन के बराबर बराबर नंबर है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही समझे कि सभी पोर्शंस के बराबर बराबर नंबर आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर कितने का? तो कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज भी 20 नंबर का मिल जाएगा। साथ में जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चंस, 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे मिलाकर आपके पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बाकी के सिलेबस की का डिस्कशन यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो जीएस का सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैथ्स का सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगा, रीजनिंग नहीं करूँगा, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सिलेबस भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर का सिलेबस। हमें कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करना है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा आपसे कहा ही था कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल पर जाएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा हम लोगों का पढ़ने का? तो हम लोगों का पैटर्न होगा कि हम लोग तो पहले क्लास में स्टार्टिंग में 40 मिनट हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। कितने मिनट? तो 40 मिनट हम उस टॉपिक को समझेंगे, प्लस लास्ट के 20 मिनट हम लोग उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे जो कहाँ आए हुए हैं, तो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या उसी टॉपिक से रिलेटेड, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे और साथ में आपकी इस टॉपिक में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो काम की है, वो हमारे एग्जाम्स में हमें मदद करेगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 20 नंबर कंप्यूटर हमें पटवारी के एग्जाम्स में कितने नंबर देकर जाने वाला है? 20 नंबर देकर जाने वाला है। 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 नंबर आपको देकर जाएगा। तो सर इस 20 नंबर को पाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसी बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा? तो हम लोग बिल्कुल, मैंने जैसा कहा ही था आपसे कि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो से क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के बेसिक्स जानेंगे, कंप्यूटर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। मुझे उम्मीद है सभी ने देखा ही होगा, आज के ज़माने में हर इंसान कंप्यूटर देख ही चुका होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जीरो से हम लोग समझें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, फिर कंप्यूटर्स की हिस्ट्री देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, कब कब कंप्यूटर बना और कब कब इसमें मॉडिफिकेशन हुए, कितनी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की और कौन कौन सी पीढ़ियों में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत अच्छे से जानेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस है और कौन सी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है। सीपीयू के बारे में, जब पार्ट्स के बारे, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू। उसके बाद नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ पढ़ेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में अभी मैं बताऊंगा आपको कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस में ये दिया हुआ है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आपको क्या पढ़ना है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या पढ़ना है? तो माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ना है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो भी कंप्यूटर में आइकन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। टूल्स बार, शॉर्टकट बार, इनके बारे में देखेंगे। कई बार बोल दिया जाता है कि बताइए कि
किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से क्या दबाना होता है, कीबोर्ड में कौन सी कीज को प्रेस करना होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट, ऐसे बहुत सारे टूल्स बार होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के भी टूल बार अलग होते हैं और कंप्यूटर के भी टूल बार अलग होते हैं। तो वो सारे, उन सभी टूल्स बार को हम लोग समझेंगे। उसके बाद सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो आप लोग बिल्कुल चलाते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहा जाता है। और इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे कि कब व्हाट्सएप बना, ये किस तरीके से काम आता है, कब ट्विटर बना, कौन इसके संस्थापक है, इन सभी आयामों पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग इतने टॉपिक्स जितने मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक, ई गवर्नेंस हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे लेकिन इतना ज़रूर देखेंगे कि बेसिक्स हमारा हो जाए। और ई गवर्नेंस देखेंगे। तो इतने सारे जब टॉपिक हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि आपके ये 20 नंबर कहीं नहीं गए। ये 20 नंबर आपके कंप्लीट आपके एग्जाम में, आपके स्कोर कार्ड में चढ़ जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि अगर आप सच में एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह, एक सिंसियर एस्पिरेंट की तरह अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 आउट ऑफ 20, कि कंप्यूटर अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके 20 में से 20 आना ही चाहिए। यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो इस बार हम लोगों को क्या करना है, इस बार हम लोगों को ठान लेना है कि इस बार 20 आउट ऑफ 20 इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में 20 आउट ऑफ 20। और बाकी में भी मैं चाहता हूं कि आपका उद्देश्य तो यही रहे, हर जितने भी पैटर्न हैं, जितना भी पार्ट है इसके सिलेबस के, सभी में आप कोशिश करें कि 20 आउट ऑफ 20 ही आए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। कुछ गलतियां होती है, मैं मानता हूं, इससे अगर हम लोग 15 भी आए तो भी हमारा सिलेक्शन मान के चलिए कि निश्चित हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को टारगेट क्या रखना है, हम लोगों को टारगेट रखना है कि हमारे 20 आउट ऑफ 20 ही आए। तो सर सिलेबस हम लोगों ने समझ लिया, पटवारी का एग्ज़ाम हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से होता है, पटवारी के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। और कंप्यूटर के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। तो हम लोग चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हमारा पहला लेक्चर है, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई बच्चा ऐसा हो जिसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, कोई ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करता है, अगर वो हमारे लेक्चर्स देखता है तो उसे भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो हम लोग बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जैसा आज का टॉपिक लेक्चर 1 मैंने आपको बताया था कि आज पहला ही लेक्चर है हम लोगों के कंप्यूटर का, और आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय हम लोग देखेंगे। और इस कंप्यूटर के परिचय में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या होता है, और किन किन आयामों पर बात करेंगे। तो कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझेंगे, डेटा को समझेंगे, डेटा से कैसे सूचनाएं बनती है उस चीज़ को समझेंगे। और देखें तो कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं है, कुछ तो विशेषताएं होगी, इसीलिए आज सारा जमाना कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, कि अगर कुछ विशेषताएं हैं तो अवश्य ही कुछ कमियां भी होगी, तो कमियां भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे कि जितना भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, और क्या वो क्वेश्चंस इतना पढ़ने के बाद हमसे बन पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, और क्वेश्चंस के साथ ही हम इस क्लास का अंत करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको हम किस किस आयामों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर का परिचय, तो कंप्यूटर का परिचय, अगर सबसे पहली बात तो सीधी सी बात, सबसे पहली बात हम लोगों को देखना है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से शब्द की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। तो आपको याद रखना है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, कौन सा है, कंप्यूट नाम का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना। कंप्यूट का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में एक वर्ड है कंप्यूट, और उसका मतलब होता है गणना करना।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है ग्रीक भाषा के शब्द। कौन से शब्द? कंप्यूट से हुई है। और इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ये चीज याद रखना है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति हुई, और इसी कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, और इसी कंप्यूट शब्द से हमारे जो कंप्यूटर का नाम पड़ा, इसी शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नाम के शब्द से हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी में कंप्यूटर को संगणक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब भी यही होता है गणना करना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गणना करना कंप्यूट भी देख लिया हम लोगों ने, संगणक भी देख लिया, सब में आप कह रहे हैं कि गणना करना। तो जी हाँ, कंप्यूटर का काम ही है गणना करना, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आपको याद रखना है यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या? कौन सी मशीन है? एक तरीके की मशीन है। कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है। और दूसरी चीज स्वचालित है। ये दो चीज याद रखना है। कभी भी आपसे पूछे, आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कंप्यूटर क्या है, चार ऑप्शन कुछ अलग अलग होंगे, एक ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। आपको ये ऑप्शन ही टिक करना है, आपको रट ही लेना है। आपको समझना होगा कि आप जैसे कंप्यूटर देख ही चुके होंगे, तो ऑटोमेटिक चलता ही है, ऑटोमेटिक काम करता है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसे चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक बार मनुष्य उसमें डेटा एंटर कर देता है, उसके बाद वो अपना काम स्वयं करके हमें रिजल्ट दे देती है। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? स्वचालित। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज उसमें किया गया है, इस वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। तो आपको कंप्यूटर के नाम पे क्या याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। जो काम क्या करता है ये भी देखो। डेटा तथा निर्देशों को क्या लेकर जाता है? डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। अब ये कंप्यूटर है, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ये मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फोटो आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर की, ताकि अगर जिन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा है उन लोगों के सामने एक इमेज बन जाए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर दिखता है। तो मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। जो काम क्या करता है? तो जो काम करता है कि इनपुट और जो निर्देशों और डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। दूसरी चीज, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। करता क्या है? आप कुछ भी अगर डेटा या कुछ भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं तो वो उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस जब विश्लेषण करता है, प्रोसेस करता है, और यही जो विश्लेषण करने की जो क्रिया है ये प्रोसेसिंग कहलाती है। तो जब वो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के बाद जो हम लोगों को प्राप्त होता है, जो भी चीज़ें हमें आवश्यक होती है उसके रूप में वो आउटपुट के रूप में हम लोगों को दे देता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपने कीबोर्ड से आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको कोई चीज़ प्रिंट करना हो, ठीक है, तो प्रिंट करना हो तो आप कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड होगा, आप कीबोर्ड पे क्या करोगे कि कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट जैसे ही दोगे तो आप जब प्रिंट दे रहे हैं तो वो क्या है? आप जब प्रिंट दे रहे हैं तो वो इनपुट, आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। फिर कंप्यूटर, अब आपने इनपुट दे दिया, अब आपका काम खत्म हो गया। अब आगे के काम जो है वो कंप्यूटर खुद करेगा। इसीलिए हम उसे स्वचालित कहते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन कहते हैं। अब आगे का काम वो स्वयं करेगा, और वो क्या करेगा? वो प्रिंटर को निर्देश देगा कि अब आप प्रिंट निकालिए। तो जब प्रिंटर हम लोगों को बाहर देता है तो हम लोगों को वो आउटपुट मिल जाता है। एक साधारण सी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से काम करता है। निर्देश, हमारे द्वारा जो भी निर्देश या हम लोगों के द्वारा जो भी डेटा दिया गया उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में निर्गत कर देता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि जो भी हम लोग निर्देश देते हैं, जो भी आउटपुट निकलता है, इसको वो अभी हम लोग जब उसके घटक देखेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे ही कि जो कंप्यूटर है वो स्टोर करने की भी
स्टोर भी करता है। आवश्यकता अनुसार सभी परिणामों को, सभी निर्देशों को वो स्टोर करता है और आवश्यकता अनुसार हम लोगों को जब भी इन सब चीज़ों की इस्तेमाल होगा, जब भी हमको आवश्यकता महसूस होगी तो हम इन सब का इस्तेमाल कर पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाया, जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया कि कोई भी निर्देश जो भी हमारे द्वारा दिए जाते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देंगे वो इनपुट कहलाता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, ये काम किसका है, कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर का काम है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है प्रोसेस करने का, और प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को क्या देता है, आउटपुट देता है। इसको बोला जाता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। ये जो डायग्राम आपको इतना दिख रहा है ना, मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल आसान भाषाओं में आपको समझा पाऊं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है तीन डिब्बों में क्या क्या है, एक में निर्देश या इनपुट है, एक में प्रोसेस है और एक में आपको मिल जाएगा आउटपुट। तो इसी को बोला जाता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हो गई। तो सर हमेशा कंप्यूटर इसी तरीके से काम करेगा? तो बिल्कुल, कंप्यूटर को चाहे जो भी आप काम दे दो, कंप्यूटर इसी प्रकार से काम करेगा। किस प्रकार से काम करेगा, आप कुछ भी इनपुट दोगे, वो विश्लेषण करेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा, वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट देगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम्स में उठकर आ जाता है कि बताओ भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो आपको याद रखना है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कहाँ, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में इसको लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1956। कहाँ पर, कोलकाता या कोलकाता, जो भी आप बोलना चाहे, यहाँ पर लगाया गया था। और इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ISI, बिल्कुल, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था 1956 में और कोलकाता में लगाया गया था। तो आपको डेटा याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ, कोलकाता। प्लस अगर आपसे पूछे कि कब लगाया गया था, तो 1956। एक डेटा ये आपको ये याद रखना है। परिभाषा की बात मैंने आपको परिभाषा बता ही दी कि क्या है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। उसके बाद भी अगर कोई परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं तो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक परिभाषा है जिसमें वही बोला गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग करता है, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब मैंने वही बताया कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन तो है ही, और जो अनेक प्रकार की जितनी भी गणनाएं हैं, अब हम क्यों उसको, मैंने बताया था आपको कि कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूट का अर्थ क्या था, गणना करना। मैंने बताया उसका नाम संगणक हमने रखा। संगणक का मतलब भी गणना करना होता है। तो क्या काम करता होगा कंप्यूटर, गणना करने का काम करता है। क्या गणना करेगा, तर्कपूर्ण गणनाएं। जितनी भी गणनाएं हैं, किसी भी प्रकार की गणनाएं हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। हम लोग इनपुट देंगे, वो हमें आउटपुट जरूर देगा। हम लोग वो देखें कि क्या है बुनियादी कार्य। ये भी चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले, बिल्कुल स्लाइड में लिख दिया है, लेकिन मैं समझा आपको पहले ही चुका हूं कि क्या करेगा। डेटा के साथ आप लोग ऐड कर दीजिए निर्देश। दो सेकंड, पेन में थोड़ा सेट कर लूं। ठीक है, ओके, डन। तो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। मैंने बताया यहाँ पे जैसे कि ये डेटा या निर्देश को वो इनपुट के रूप में स्वीकार कर रहा है। ये काम किसका है, कंप्यूटर का है। डेटा को दिए गए निर्देश के अनुरूप प्रोसेस करना और सूचना में बदलना। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डेटा सूचना में बदल जाता है। डेटा क्या होता है, सूचना क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की स्लाइडों में समझेंगे। डेटा और सूचना को भविष्य के लिए स्टोर करना, मैंने ये भी बताया आपको कि जो भी डेटा या जो भी रिजल्ट निकल कर आता है उसको कंप्यूटर स्टोर करके रखता है अपने पास भविष्य के लिए, ताकि हम लोग कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, सूचना का विश्लेषण आउटपुट के रूप में निर्गत करना, वही चीज है। मैं बार बार लाख बार कुछ भी समझाने की कोशिश करूं, बात वही है। क्या आप सिंपल सा आप एक माइंड में चीज बनाइए, कोई चीज इनपुट आएगा तो कंप्यूटर का काम क्या है, एक तो उस इनपुट को ग्रहण करना, इनपुट लिया, इनपुट के साथ क्या करना है, इनपुट के साथ करना है कि इनपुट को प्रोसेस करना है। जो भी निर्देश दिए हैं, जिस प्रकार से निर्देश, जैसे मैंने प्रिंट का निर्देश दिया तो जो भी मेरे पास इनपुट आया उसको प्रिंट के लिए आगे प्रोसेस कर दिया, ये काम कंप्यूटर का हो गया। इसके बाद क्या करना, जो भी डेटा है उसको एक बार अपने जो स्टोरेज है उसमें सेव करके रखना, ताकि भविष्य में अगर कभी उसका इस्तेमाल करना हो तो हम लोग उसका इस्तेमाल जल्दी से तेजी से कर पाए। और तीसरी चीज क्या करना है, जो भी हम लोगों को इनपुट दिया है और तो उसे आउटपुट के रूप में, जो भी प्रोसेस होने के बाद जो भी चीज़ है उसे आउटपुट के रूप में निर्गत करना, यही काम है। बार बार मैं 50 स्लाइड भी बना दूं तब भी मैं यही समझाऊंगा कि कंप्यूटर के क्या कार्य है, किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। सिंपल सी बात, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिर्फ 3 चीज़ों में आप लोगों को याद रखना है कि क्या है। इनपुट आएगा, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में याद रखना है, आउटपुट के रूप में दे देगा। बस इतनी सी चीज आपको कंप्यूटर के बारे में याद रखना है। आगे हम लोग देखें कि कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की। अभी तो सर आप बता रहे थे कि क्या क्या कंप्यूटर है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के घटकों को मुख्यतः 3 भागों में आप बांटा जा सकता है। अभी सर आप बता रहे थे डेटा, यही डेटा हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें तो मुख्यतः कंप्यूटर 2 ही चीजों से मिलकर बना है, या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या तो वो हार्डवेयर होगा। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और साथ में तीसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि डेटा भी क्या होता है। तो हम लोग अगर मुख्यतः देखें तो हम लोग इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो देखें कि हम लोग हार्डवेयर क्या होता है, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये फैक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया कि कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। आप लोगों से अब सर एक ही तो लाइन है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सिर्फ लिखकर आ जाएगा कि बताइए कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, इसके बाद लिखेगा या तो हार्डवेयर होता है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन सी हार्डवेयर या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है कि कंप्यूटर के जितने भी घटक है वो या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम एक चीज़ जो हम लोग देख नहीं सकते, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जिसको हम छू नहीं सकते उस चीज़ को देखेंगे, डेटा। डेटा कैसे सूचना में परिवर्तित होगा ये भी हम लोग देखेंगे, डेटा क्या होता है, सूचनाएं क्या होती है, डेटा और सूचनाओं में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में कि क्या क्या हार्डवेयर होते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में हम लोग देखें तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट, क्या कह रहा हूं मैं, दोहराइए थोड़ा, कि कंप्यूटर के वो, मेरे साथ दोहराइए, कि कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको छूकर महसूस कर सकते हैं, वो सभी पार्टों को हार्डवेयर कहा जाता है। सिंपल सर आप ये कैसी डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कठिन भाषा में आपको समझना है तो डेफिनेशन देख लो कि कंप्यूटर मशीन का भौतिक भाग जिसे हम देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। बात वही है, अगर आपके घर पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो सभी के सभी हार्डवेयर है। तो सर क्या माउस जिससे हम लोग क्लिक करते हैं वो भी हार्डवेयर है? जी हाँ, वो भी हार्डवेयर है। तो सर वो तो इनपुट डिवाइस है। तो जब हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं, कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर है, इनपुट अलग आउटपुट अलग, तब हम लोग देखेंगे उसको और डिस्क्राइब कर देंगे कि माउस जो है, माउस और कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, और जो प्रिंटर है वो हमको आउटपुट देता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल। तो क्या होता है हार्डवेयर, एक बार बोलिएगा, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देखकर महसूस कर सकते हैं, तो वो सभी भागों को हम लोग हार्डवेयर कर देंगे। अब सर थोड़ा एग्जांपल बता दो आप मुझे, तो एग्जांपल देख लो, मैंने बताया ही कीबोर्ड, माउस,
मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रिंटर भी आपको हार्डवेयर में मिलेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, कहाँ गया ये आ जाइए, ये देखो, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है, ये माउस है, क्या है, इनपुट डिवाइस भी है, हार्डवेयर भी है, समझ रहे हो आप बात। ये रहा आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर, ठीक है, ये भी हार्डवेयर है। स्पीकर दिख रहा है, स्पीकर भी हार्डवेयर है। ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले जो दिख रहा है आपको, ये डिस्प्ले जो दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, हार्डवेयर। मुझे उम्मीद है आप हार्डवेयर को काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। सिंपल, मैं तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं तो यहाँ पटवारी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ 3 नंबर में क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस में कि बताइए हार्डवेयर क्या होता है, तब भी यही लिखना होता है, क्या जो मैंने बताया है, क्या लिखना होता है कि कंप्यूटर के वो सभी भौतिक भाग, कंप्यूटर के वो सभी भौतिक भाग या कंप्यूटर की वो सभी घटक जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। और 4 एग्जाम्पल लिखने होते हैं, 4 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। यही सारी चीजें वहां भी लिखनी होती है और आपको भी यही पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है या निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। 3-4 ऑप्शन, ये उस समय आपकी बुद्धि आपको लगाना है। उन 4 ऑप्शनों में से आपको हार्डवेयर को अलग करना है और सॉफ्टवेयर को अलग करना है। 3 ऑप्शन में हार्डवेयर रहेगा, एक ऑप्शन में सॉफ्टवेयर रहेगा और क्वेश्चन बनेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तब आपको सॉफ्टवेयर को अलग करना है और टिक करना है। अगर इतनी समझ आपके अंदर आ गई तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद क्या है, इसके बाद सॉफ्टवेयर। सर जैसा आपने बताया ही कि हार्डवेयर पढ़े हैं तो साथ में सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वही, देखो पहली चीज हार्डवेयर में हम लोगों ने देखा कि वो सारी भौतिक चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, तो वो सभी हार्डवेयर हो गई। और इसी के अपोजिट अगर आपको बनाना है तो हम लोग वही बोलेंगे कि कंप्यूटर, 2 सेकंड, हाँ, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वो सारी चीजें कंप्यूटर की, वो सारी चीजें जिन्हें हम भौतिक रूप से देख नहीं सकते, भौतिक रूप से छू नहीं सकते, वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें, अब देखो सिंपल सी फिर बात वहीं आ गई। कहाँ बात आ गई, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये देखो एक न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं, हाँ यहाँ समझ लेते हैं, 2 सेकंड, इसको थोड़ा मिटा दे। फिर बात वहीं आ गई, क्या बात आ गई, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, किस चीज से दिया, माउस से दिया, माउस से दिया। माउस क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्यूटर को बोला कि प्रिंट कर दो, माउस से प्रिंट पे क्लिक कर दिया। अब कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को आउटपुट दिया। आउटपुट किसने दिया, प्रिंटर ने दिया, प्रिंटर ने दिया। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर है हार्डवेयर। लेकिन ये जो बीच की जो चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते कि कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है आउटपुट डिवाइस को, किस प्रकार से इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन लेता है, और बीच का जो ये काम, ये प्रोसेसिंग का जो काम करता है, ये काम करता है सॉफ्टवेयर। ये काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। हार्डवेयर ने इनपुट दिया, सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस किया, हार्डवेयर ने इनपुट दिया, आउटपुट दिया। इस तरीके से आपको यही समझना है। यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है कि अनुदेशों, प्रोग्रामों का समूह कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। प्रोसेस, इनपुट आ गया उसके पास, उसके बाद सॉफ्टवेयर उसे बताता है कि उसे क्या करना है, उसे कैसे करना है। जो बताए कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। बोलचाल की भाषा में आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि कंप्यूटर
के का वह भौतिक भाग जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेश के अनुसार ही काम करता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अनुसार काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ले रहा है, सॉफ्टवेयर ने बोला प्रिंट दे दो, प्रिंटर ने क्या किया, प्रिंट दे दिया। कहने का मतलब वही है कि जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार, सॉफ्टवेयर उसे जो बोलेगा वही काम हार्डवेयर करेगा। हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, हम लोग छू नहीं सकते, भौतिक रूप से इसे देख नहीं सकते। और एक कहावत है कि कहा जाता है कि जिस प्रकार हमारा शरीर को हम छू सकते हैं, शरीर को हम देख सकते हैं, शरीर को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए कहा गया है कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ठीक है, आपको याद रखना है। सर आपने हार्डवेयर के एग्जांपल्स तो बता दिए, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स तो आपने हार्डवेयर के बता दिए। सर थोड़ा सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स भी बता दीजिए। तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में अगर हम हर इंसान यूज़ करता होगा, आज अगर किसी के पास स्मार्टफोन भी है तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल, ये सारे, ये मोजिला, ये सारे जो है ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। अब कैसे काम करते हैं सर? तो आपने इंटर किया कि बताइए इंदौर में घूमने लायक 5 सबसे अच्छी जगह, किस चीज़ से इंटर किया? कीबोर्ड से इंटर किया, कीबोर्ड से इंटर किया। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। कीबोर्ड से आपने इंटर किया, आगे का काम कौन करेगा? हार्डवेयर के बाद आगे का काम करेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहाँ सर्च किया? हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया। गूगल क्या है? गूगल सॉफ्टवेयर है। गूगल सर्च करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटा की गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा कि बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो बिल्कुल उसके पास जो डेटा सेव रहता है उसमें से आपके लिए 5 सबसे अच्छी चीज़ें इंदौर में घूमने लायक वो निकालेगा। दिखाएगा कहाँ? दिखाएगा कहाँ? मॉनिटर के ऊपर यहाँ दिखाएगा। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर है आपका हार्डवेयर। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा किस प्रकार से। वही मैंने बताया कि कीबोर्ड ने इनपुट दिया, काम किसने किया? सॉफ्टवेयर ने किया, वापस आउटपुट किस पे मिला? मॉनिटर पे मिला। तो इसी तरीके से काम होता है। सिंपल सी बात है, इनपुट ग्रहण करना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 निर्देशों पे काम करता है, इन्हीं 3 प्रोसेसों पर काम करता है। ग्रहण करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट देना। ठीक है, अब डेटा के बारे में, हार्डवेयर के बारे में सर हम लोगों ने समझ लिया, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब सर थोड़ा डेटा के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा हम लोग अगर देखें तो जो भी हम लोगों के पास कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ फैक्ट इनको बोला जाता है, जो भी हम लोगों के पास कच्चे तथ्य होते हैं, उन्हीं को, जो भी हम लोगों के पास कच्चे तथ्य होते हैं, मतलब एक सुनियोजित तरीके से वो तथ्य नहीं होते, वो सारे तथ्यों को हम लोग डेटा कह देते हैं कि वो सब क्या है? वो सभी डेटा है। अब ये डेटा भी कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो इंदौर का पाताल पानी है वो घूमने के लिए बहुत अच्छा है, तो ये एक डेटा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्च करता है कि 5 चीज़ें बताओ सबसे अच्छी चीज़ है, तो उसको सुव्यवस्थित कि सबसे अच्छी कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, चौथे नंबर पे कौन सी है, 5वें नंबर पे कौन सी है, इस तरीके से सुनियोजित तरीके से अगर डेटा को जमा दिया जाता है, जब डेटा सुनियोजित तरीके से जम जाता है तो वह सूचना कहलाने लगता है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाने लगता है। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है? डेटा व्यवस्थित नहीं है, डेटा सुनियोजित नहीं है। और सूचना क्या होती है? जब डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वह सुनियोजित हो जाता है, एक व्यवस्थित रूप में जम जाता है, तो डेटा क्या बन जाता है? सूचना। इनफॉर्चुनेटली हम लोग यही देखेंगे कि डेटा फाइनली क्या बन जाता है? डेटा प्रोसेस होने के बाद
डेटा जो है वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, डेटा बन जाएगा इंफॉर्मेशन। समझ में आई इतनी बात? अब सर डेटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो डेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा डेटा? एक तो न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को अगर हिंदी में बोले तो संख्यात्मक डेटा, और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो चिन्हात्मक डेटा। चिन्हात्मक डेटा की बात करें अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो सर ये भी क्या होते हैं? तो संख्यात्मक डेटा आपको समझ ही आ रहा है, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में क्या क्या यूज करेंगे? नंबरों का यूज करेंगे, 1 2 3 9 0 जहां तक भी जितने भी नंबर है उन सबका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है? जब भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है या अंक गणितीय कैलकुलेशन करनी होती है तो वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल डेटा का यूज करते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी की मार्कशीट तैयार करनी हो, या किसी विद्यार्थी को ये बताना है कि या किसी कर्मचारी का कितना वेतन है, अगर वो हम लोगों को बताना है तो हम लोग न्यूमेरिकल डेटा का यूज करेंगे। विद्यार्थी ने जितने अंक प्राप्त किए, जैसे आपने पटवारी के एग्जाम में 100 में से 85 नंबर प्राप्त किए, तो आप अगर ये 85 बता रहे हो तो ये जो नंबर आपने लिखा है ये क्या है? न्यूमेरिकल डेटा है। न्यूमेरिकल डेटा, ये न्यूमेरिकल डेटा है। क्या है ये? न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो सर अल्फा न्यूमेरिकल डेटा क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा वो होते हैं जिसमें अंकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, अक्षरों का भी इस्तेमाल किया जाता है और चिन्हों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल या चिन्हात्मक डेटा या अल्फा न्यूमेरिकल डेटा इनको कहा जाता है। सर कैसे यूज किया जाता है? तो किसी की सैलरी बतानी हो तो आपने तो न्यूमेरिकल डेटा का यूज कर लिया। किसी की सैलरी बतानी है तो आपने न्यूमेरिकल डेटा का यूज कर लिया। लेकिन आप सोचिए, अगर हमें किसी का एड्रेस बताना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं 45B राजेंद्र नगर इंदौर। ठीक है, क्या क्या यूज कर लिया? नंबर भी यूज कर लिए, अल्फाबेट भी इस्तेमाल कर लिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो अगर किसी का एड्रेस बताना है, किसी के बारे में कुछ बताना है, तो अगर नंबरों का भी यूज हो रहा है और अल्फाबेट्स का भी यूज हो रहा है तो उसको हम लोग उसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। कितने डेटा बता दिए मैंने? 2 टाइप के डेटा आप लोगों को बताया, एक है संख्यात्मक डेटा और दूसरा जो है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, जो भी होगा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो 2 टाइप के हम लोगों ने डेटा देख लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि क्या है, मैं जिन आधारों पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम इन आधारों पे पढ़ने वाले थे, उसी तरीके से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा, कैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है ये देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेटा क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और आज इस इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैंने बता दिया कि डेटा से सूचना कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 2 सेकंड मैं पानी पी लूँ। चलिए देखिए क्या होती है सूचना। सूचना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्या होती है सूचना। सबसे पहले तो क्या होता है? डेटा होता है। डेटा कैसा होता है? डेटा उलझा हुआ होता है। किस चीज में उलझा हुआ है सर? तो नियोजित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ऐसा कुछ गलत जगह नहीं उलझा है। तो डेटा क्या है? तो डेटा उलझा हुआ है सर। ठीक है, तो अब क्या कर दे सर? प्रोसेसिंग कर दो, इनपुट के रूप में दे दो डेटा को। किसको दे दें? कंप्यूटर को दे दो। कंप्यूटर क्या करेगा सर? कंप्यूटर करेगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा? डेटा नियोजित हो जाएगा। नियोजित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। जिस प्रकार से हमको यूज करना है उस प्रकार से हम लोगों को व्यवस्थित या नियोजित रूप में मिल जाएगा। तो सर क्या बन जाएगा? ये इंफॉर्मेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात आप ये समझिए कि कोई भी डेटा है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे उपयोग के लिए हमें जिस प्रकार से उसे यूज करना है, हमें जिस प्रकार हमारी उपयोगिता के अनुसार उसके इस्तेमाल के लिए वो सुनियोजित होने के बाद जो बनता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, आप सिंपल सा पढ़ लीजिए कि उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण संकलन, ये प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया ही। किसने किया? कंप्यूटर ने किया। उसके बाद जो तथ्य प्राप्त होता है वो सूचना होती है। क्या हुआ?
प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या हुआ, विश्लेषण हुआ, संकलन हुआ, जो भी चीज हुआ यहाँ से क्या गया, डेटा गया, और बाद में क्या निकला, तो बाद में हमारी निकली इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, यही चीज। इसी प्रकार डेटा अव्यवस्थित होता है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो डेटा है वो अव्यवस्थित है और सूचना जो हमें प्राप्त हुई है वो हमारे इस्तेमाल के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्थित रूप में मिली है। ठीक, जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी है। हमें जिस प्रकार से डेटा चाहिए उस प्रकार से हमें अगर डेटा मिलता है तो वो इन्फॉर्मेशन ही होती है। अगर प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई डेटा हम लोगों को मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन होती है। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, यही चीज बार बार वही चीज है, कुछ नया नहीं है। इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट जा रहा है। कभी डेटा, कभी इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में निकलती है और डेटा इनपुट के रूप में जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डेटा की उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण, मतलब जो भी हम लोग विश्लेषण, जो भी प्रोसेसिंग में होता है, डेटा का की अगर प्रोसेसिंग होती है तो वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, सिंपल सी बात, यही तथ्य संकलन, डेटा तथ्य हम लोगों ने दिया कहाँ, इनपुट के रूप में कहाँ दिया, कंप्यूटर में दिया। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे ये मान के चलो, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि ये मान के चलो, ये 2 सेकंड, ये ऐसे उलझा हुआ 2 4 5 6 धागे है। ये क्या है, ये उलझे हुए धागे। अब इसको हम लोगों को क्या कर, ये क्या है, ये डेटा है, ये गया कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को ये सब के सब इस तरीके से मिल गए व्यवस्थित रूप से, क्योंकि हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना था इनका, हम लोगों को इसी तरीके से सुलझा हुआ इस्तेमाल इनका करना था। तो ये इस तरीके से हम लोगों को मिल गया। तो ये व्यवस्थित रूप में जब हम लोगों को मिल गया, किसके बाद, प्रोसेसिंग के बाद, तो ये क्या बन गया, ये इंफॉर्मेशन बन गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बन गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, वही साधारण सी बातों में देखें, डेटा को सुलझाकर व्यवस्थित रूप में ढालना डेटा प्रोसेसिंग है। या साधारण भाषाओं में अगर आपको सिंपल भाषाओं में समझना है तो किसी उलझे हुए धागे को सुलझाकर सुव्यवस्थित रूप में करना डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन हम लोगों को टेक्निकल भाषाओं का इस्तेमाल करना है तो हम लोग हमेशा डेटा ही याद रखेंगे कि डेटा को सुव्यवस्थित करना उपयोगिता के आधार पर, मतलब हमें जिस प्रकार से डेटा का इस्तेमाल करना है, हमारे उपयोग के लिए डेटा जिस प्रकार से उपयोगी है उस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी होती है तो कुछ भी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपसे कोई पूछे तो बोलना इलेक्ट्रॉनिक विधि से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर किसी डेटा का विश्लेषण किया जाता है, किसी डेटा का की प्रोसेसिंग की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें कि अब कंप्यूटर को अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर कौन कौन सी विशेषताएं रखता है, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज की गति, की कार्य करने की जो गति है कंप्यूटर की वो बहुत अधिक है। कार्य जो कोई इंसान अगर जो काम 1 महीने में करता है वही कंप्यूटर आप मान के चलिए सेकंडों में, वही काम कंप्यूटर क्या कर देता है, सेकंडों में कंप्लीट कर देता है। कार्य बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, लाखों गणनाएं 1 सेकंड में करता है। ठीक है, स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मैं आपके लिए फैक्ट लेकर आया हूँ वो है आज के जो कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 10 लाख गणनाएं कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, बाकी कुछ आप याद रखो ना रखो, पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर की गति मापने की इकाई या कंप्यूटर की स्पीड हम किस चीज़ में मापा जाता है, तो याद रखना आपको मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये याद रखना है। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये यूनिट है कंप्यूटर की गति मापने की। बाकी कुछ आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कंप्यूटर की गति मापने की इकाई कौन सी है, तो कंप्यूटर की गति मापने की इकाई है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड,
MIPS। दूसरी चीज हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि क्या है ये, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। कैसे ऑटोमेटिक काम करती है? अब आप बोलोगे अरे सर कहाँ ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऑटोमेटिक थोड़ी ना काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, बिल्कुल इनपुट देने का काम आप करते हो, बिल्कुल मनुष्य के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार इनपुट दे दिया, जब आपने कंप्यूटर को एक बार निर्देश दे दिया कि मुझे प्रिंट निकालना है, कि मुझे जैसे 10 पेज की PDF है, आपने बोला कि मुझे 5वें और 6वें पेज का प्रिंट चाहिए, जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसके बाद का काम जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा, स्वयं करेगा। इसमें आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से नंबर पे 5वां पेज है, कौन से नंबर पे 6वां पेज है, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। और वो भी कौन करेगा, वो भी सॉफ्टवेयर करेगा। तो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक काम करना है और मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम होती है, तो स्वचालित है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ स्वचालित है, गति बहुत तेज है, ये एक विशेषता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें कि और क्या चीज़ें हैं सर, तो और चीज़ों में अगर हम लोग देखें तो त्रुटि रहित कार्य, ठीक है, त्रुटि रहित कार्य, क्योंकि मशीन है, ठीक है, मशीन है और इस कंप्यूटर की जो गणनाएं हैं, गणनाएं में त्रुटि की मतलब बहुत नगण्य संभावनाएं हैं। अगर कुछ गलतियां होती भी है, तो वो आप ये मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर के कारण, या तो वायरस के कारण होती है, या तो फिर जो मनुष्य उस पर काम कर रहा होता है उससे गलत इनपुट अगर डल जाता है तो उसके कारण गलतियां होती है। तो कंप्यूटर से गलतियां होने या त्रुटि होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। स्थायी भंडारण आपको बताया ही है मैंने कि कंप्यूटर जब भी कोई भी प्रोसेस करता है, कोई भी इनपुट लेता है, कोई भी आउटपुट देता है, तो उसको भविष्य के लिए वो सेव कर लेता है, ठीक है। इसमें मेमोरी डेटा जो होता है, ये वही सारी चीज़ें मैं आपको लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता बहुत फास्ट है, गति मैंने आपको बताया, इसलिए निर्णय भी तेजी से ही लिया जाता है। विविधताएं, अभी अगर हम लोग आधुनिक समय में देख लें तो कंप्यूटर की गति तो हम लोगों ने देख ही ली कि कंप्यूटर बहुत ही तेजी से काम करता है, लेकिन अगर विविधताओं की बात करें तो अब आधुनिक समय में ऐसे ऐसे कंप्यूटर आप लोगों के सामने बन चुके हैं कि एक ही कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम करने लगा है। तो यही सारी चीज़ है कि एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे। रिपीटेशन, एक ही काम को बार बार करने पर भी वह नहीं थकता, ना तो बोरियत महसूस करता है, ना ही वो थकता है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति मतलब अगर आप उससे एक ही काम बार बार करवाओगे तो भी वही उतनी ही एक्यूरेसी से उस काम को करेगा जब उसने पहली बार उस काम को किया था। उस समय पे जितनी आपको एक्यूरेसी दी थी उतनी ही एक्यूरेसी अभी भी मिलेगी। फुर्ती, वही चीज़ है कि थकान, बोरियत महसूस नहीं होगी। गोपनीयता की बात अगर हम लोग करें तो वही है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आजकल फ़ोन में भी पासवर्ड्स आ जाते हैं, कंप्यूटर में भी अगर आप पासवर्ड लगाते हैं तो आपका जो डेटा है वो गोपनीय रहता है, आपके अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। कार्य की एक रूपता, वही चीज़ मैंने बताया कि बार बार कोई काम करने के बाद भी वह उसी स्पीड से, उतनी ही एक्यूरेसी से वो काम करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई इंसान रहता है तो पहली बार अगर वो कोई काम करता है तो बहुत आत्मविश्वास, बहुत ही उत्साह के साथ करता है, लेकिन जब उसी काम को 10वीं बार कर रहा होता तो उतना आत्मविश्वास या उतना ये नहीं रहता, उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती, लेकिन कंप्यूटर उतना ही रहता है। विश्वसनीयता, मैंने बताया कि त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है, इसी वजह से भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। आगे की बात अगर हम लोग देखेंगे, कागजों के प्रयोगों में कमी, जब से कंप्यूटर आए हैं आप भी जानते हैं कि कागजों का प्रयोग बहुत कम हो चुका है। आगे की स्लाइड में क्या है सर, तो आगे की स्लाइड में अब सारी विशेषताएं तो है ही, लेकिन कुछ सीमाएं भी है सर। क्या सीमाएं हैं, तो सबसे चीज़ें, नो माइंड, बुद्धिहीन कहा जाता है, ये अपना कभी दिमाग नहीं लगाएगा। कंप्यूटर बुद्धिहीन मतलब उसके पास माइंड नहीं है, लेकिन सर इतनी स्पीड से तो काम करता है, वो तो स्पीड से काम करता है। आप जब उसे इंस्ट्रक्शन दोगे, आप बोलोगे कि प्रिंट निकालो, तो वो सिर्फ प्रिंट निकालेगा, अपना दिमाग लगाकर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बुद्धिहीन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इसमें, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। जब तक आप कुछ निर्देश नहीं दोगे तब तक कोई
कोई भी काम नहीं करेगा। आप निर्देश दोगे, आप जितना निर्देश दोगे उतना ही काम वो करेगा। खर्चीला, एक्सपेंसिव, बिल्कुल। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने में बार बार पैसा लगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट कराने में पैसा लगता है, खर्चीला है ही। वायरस का खतरा, वायरस आप जानते ही है कि देखेंगे अभी हम लोग कि वायरस के बारे में भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि वायरस का खतरा, वायरस के खतरे से क्या होगा? वायरस के खतरे से होगा आपकी एक्यूरेसी प्रभावित होगी, आपके काम करने की क्षमता, जो कंप्यूटर है वो स्लो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो भी विश्वसनीयता है वो थोड़ी कम हो सकती है इससे, तो वायरस का खतरा रहता है। विद्युत पर निर्भरता, आप भी जानते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के न तो हमारे घरों की कंप्यूटर, ना टीवी, ना मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं चलाया जा सकता, तो विद्युत पर इसकी निर्भरता है। मान के चलिए कि ये इसकी कमी, आप बोल रहे हैं सर ये कमी क्यों है? मान के चलिए कभी अगर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, मान के चलिए 1 महीने के लिए आपके शहर में इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई, तो कैसे कंप्यूटर से काम करोगे? बस ये बताने की एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब सर इससे क्या क्वेश्चन, आप क्यों बता रहे हैं ये सारी चीज़ें? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो अगर ऑप्शन में रहेगा बुद्धिहीन, तो आपको पता है बुद्धिहीन है। खर्चीला है ही, ये विशेषता नहीं है। वायरस का खतरा और विद्युत पर निर्भरता, ये इसकी सीमाएं, लिमिटेशन, या इसकी हम लोग बताएं कि कुछ अगर विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी रहती है। अब सर एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लें कि कंप्यूटर्स के अनुप्रयोग या कंप्यूटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय पर दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन को भी एक तरीके से जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कंप्यूटर का, कि जितने भी टाइप्स है वो पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरीके की मशीन, एक तरीके से स्वचालित मशीन है, कंप्यूटर ही है वो। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा रहा। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि मनोरंजन में मूवियाँ जब बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, या हम लोगों को मूवियाँ देखनी रहती है, हम कंप्यूटर के माध्यम से ही मूवी की एडिटिंग, जो भी सारी चीज़ें, उद्योग व्यापार में आजकल बिलिंग, कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों में डेटा प्रोसेसिंग पढ़ ही चुके हैं हम लोग। संचार, कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रकाशन मतलब आप ये समझिए कि अगर कुछ पब्लिकेशंस है, कुछ बुक्स छापते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से अनेक ग्राफ बनाकर, अलग अलग डायग्राम्स बनाकर उसको अच्छा प्रेजेंट किया जा सकता है, और किया ही जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल डिजिटल लाइब्रेरियाँ बन रही है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यूज़ किया जा रहा है। शिक्षा या एजुकेशन में भी आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये 3 गोले, तो ये 3 गोले आप लोग सोचना कि और कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 3 ये चीज़ें आप लोगों को लिखना है, 2 और ये 3, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 2 गोले एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर साक्षरता मतलब कंप्यूटर साक्षरता देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता मतलब कोई इंसान कंप्यूटर साक्षर कब माना जाएगा? क्या उसे कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी पता हो, हर चीज़ पता हो? तो बिल्कुल नहीं। आपको कंप्यूटर के बारे में, अगर कंप्यूटर साक्षर आप लोगों को कहलाना है, तो आप लोगों को पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर इतना कंप्यूटर चलाना आता है कि आपके जो दैनिक जीवन में जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है, अगर आप उनमें कंप्यूटर का यूज़ कर पा रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा, सिंपल सी बात यही कहा है कि तकनीकी दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाने में सक्षम। अगर आपको जितनी आवश्यकता है कंप्यूटर की, उतना अगर आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया कि कंप्यूटर साक्षरता क्या होता है। और केरल का मल्लपुरम, ये एक अच्छा डेटा है आपके लिए। केरल का मल्लपुरम जिला, मल्लपुरम, आगे हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो ये भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला था। ठीक है, कौन सा? केरल का मल्लपुरम। फिर सर
2 दिसंबर आपने क्या फैक्ट लिख रखा है, तो ये आपको डेट याद रखनी है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सीधे सीधे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है 2 दिसंबर। इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगवा सकता, मैथ्स तो है नहीं है कि सर ये डेटा है लगाइए a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है भाई, इस बात को समझिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। आपको याद है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, रटा हुआ होगा तो लगा पाओगे, वरना फिर वही चीज़ कन्फ्यूज़न 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 और अंततः क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना है डेटा 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साथ में एंड यूज़र क्या होता है, एंड यूज़र क्या होता है, तो वही चीज़ अगर साधारण बातों में, अगर साधारण भाषाओं में अगर मैं बोलूं तो वही चीज़, जो इंसान कंप्यूटर साक्षर है उसको एंड यूज़र कह दिया जाता है। सिंपल सी बात कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का ना तो विशेषज्ञ है, लेकिन उसे इतना कंप्यूटर चलाना आता है कि जिससे उसके दैनिक जीवन में होने वाले सारे काम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एंड यूज़र कहलाता है वो व्यक्ति। ठीक है, सूचनाओं का प्रयोग कर पाता है, क्या है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर से संबंधित तकनीकों को प्राप्त कर, वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहे हैं तो आप एंड यूज़र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप समझ जाइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि क्या है, एक गैप होता है हर समाज में। अगर कुछ चीज़ें होती है तो उसमें कुछ लोग इस्तेमाल कर पाते हैं और कुछ लोगों के पास इस्तेमाल, जैसे कि आज मान के चलो कि एक गाड़ी का वो ले लो, जैसे BMW की बात कर लो। ठीक है, अब मान के चलो कि इस देश के 10% लोगों के पास BMW है और 90% लोगों के पास नहीं है। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप को बोला जाता है डिजिटल डिवाइड। लेकिन हम लोग यहाँ पर गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ गाड़ी के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो हमारे सिलेबस में है नहीं सर। हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, कंप्यूटर। हमारे सिलेबस में क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के यूज़ करने वाले जो लोग यूज़ कर लेते हैं या जो यूज़ कर पा रहे हैं, और जो इससे वंचित है, मतलब जिनके पास नहीं है या जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों के बीच का जो गैप है, यही गैप कहलाता है, क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइड। भारत की अगर एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोग ही इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। मतलब यूज़ करने वाले, अगर हम लोग भारत के बारे में डेटा की बात करें तो 30% लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बाकी का जो 70% लोग हैं ये लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है 30 से 70 के बीच का जो गैप है, यही गैप कहलाता है डिजिटल डिवाइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि क्या कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, ये सारी चीज़ें देखी। कंप्यूटर के घटक देखे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा से कैसे सूचना बनती है ये भी हमने देखा। डेटा क्या है, एक उलझा हुआ, ये मान के चलिए कि अव्यवस्थित रूप में रहता है डेटा, और जब वो प्रोसेस होने के बाद व्यवस्थित हो जाता है तो वो सूचना कहलाने लगता है, ये चीज़ पढ़ी। कंप्यूटर की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी। कंप्यूटर की विशेषताओं के बाद हम लोगों ने देखा क्या, विशेषताओं के बाद देखा कि कुछ उसकी कमियां भी है, कुछ सीमाएं भी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिजिटल साक्षरता क्या होती है या कंप्यूटर साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिजिटल डिवाइड क्या है। अब बात वही कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे पहला कंप्यूटर मैंने आपको बता ही दिया, डेटा, पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो आप लोगों को पता है, इंडियन स्टैटिकल
इंस्टीट्यूट या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कब? 1956 में। 1956 में। ये कहाँ? तो कलकत्ता। कलकत्ता। ठीक है। दूसरी चीज, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी बताया 2 दिसंबर को। याद ही रखना है, याद ही रखना है। और साथ इसी के बाद बात करें कि वो डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो बताइए आप कौन सी डिवाइस है जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? हार्डवेयर। वो डिवाइस कौन सी है? हार्डवेयर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने तथा उससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर रहता है वो क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइड। ये भी मैंने अभी आपको बताया है, डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर या डेटा को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है कैसे? परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मैंने बताया ही आपको, मल्लपुरम, केरल। इसके बाद कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया, जो विशेषज्ञ तो नहीं होते लेकिन इतना उन लोगों के पास ज्ञान होता है कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके, तो वो कहलाते हैं एंड यूजर। प्रथम साक्षर जिला मल्लपुरम, केरल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2008 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। फिर बताया मैंने आपको, डिजिटल डिवाइड भी बताया। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी आप लोगों ने देखा। पहला कंप्यूटर कहाँ लगा, ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये भी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। इसके बाद अगले क्वेश्चनों की बात करें तो क्या है कंप्यूटर? यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर क्या है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित। मतलब कंप्यूटर के बारे में इन लोगों ने 4 तथ्य दिए हुए, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है। तो आंकड़ों का भंडारण, हाँ सर आपने विशेषताओं में बताया, भंडारण तो करती है। ठीक है। विश्लेषण, हाँ सर प्रोसेसिंग भी करती है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी देर में यही तो देखा कि क्या करता है कंप्यूटर, प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। गोपनीयता, हाँ सर विशेषताओं में आप लोगों ने आपने बताया कि पासवर्ड लगा के इसको गोपनीय बनाया जा सकता है, और वायरस के द्वारा भी कभी कभी संक्रमित रहता है, ये है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबाउ, ऑल, सारे इसके ऑप्शन सही है। ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर, दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता है। इनपुट लेता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, करता है, कंट्रोल भी करता है, आउटपुट भी देता है, अंडरस्टैंडिंग। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझिए आप, 1 नंबर देके जाएगा ये क्वेश्चन आपको। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर देकर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, अब सर ये तो आपने कुछ बताया नहीं अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया, नो माइंड। नो माइंड मीन्स बुद्धिहीन, और जब बुद्धिहीन कोई आदमी जिसके पास दिमाग ही नहीं है तो वो आपको समझ कैसे सकता है, आपको अंडरस्टैंड कैसे करेगा? तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। अगली बात करें, चिन्हात्मक डेटा, मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से डेटा होते हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में क्या क्या यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि न्यूमेरिकल डेटा में क्या यूज़ किया जाता है। तो न्यूमेरिकल डेटा में क्या यूज़ किया जाता है? सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा में सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज़ किया जाता है। और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, यहाँ पे हम लोगों को पूछा है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में अंक यूज़ किया जाता है। हाँ सर किया जाता है। अक्षरों का, हाँ किया जाता है। चिन्हों का, तो चिन्हों का भी यूज़ किया जाता है। मतलब ऑल ऑफ उपयुक्त सभी सही है। दूसरी चीज़, फिर यहाँ देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे चली है कि एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और आउटपुट देती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है दोस्त? तो ऐसी वो डिवाइस जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वेबसाइट्स पढ़ाऊंगा, जब आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ाऊंगा,
तब बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको आप समझ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले ही लेक्चर में ये क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए ताकि आपके दिमाग में एक नाम बन जाए। तो वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक का नाम पूछा है तो आपको नाम याद रखना है सर टिम बर्नर्स-ली, कुछ नाम नहीं, नाम याद रखना ही है, www, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है, तो याद रखना है सर टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब 2 बार, ओके, चलिए ठीक है, 2 बार क्वेश्चन डल गया है, बता ही चुका हूं मैं कौन, सर टिम बर्नर्स-ली। चलिए, मैंने जितना भी है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लेक्चर 1 जितना भी था मैंने आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर बताइएगा कि क्या डाउट्स है आपके, आप मुझे बताइएगा, उसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल एक बार सीरियसली पटवारी की तैयारी करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिए, और शिखर एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया ही है पूरा का पूरा कोर्स हर टीचर के द्वारा, अलग अलग कोर्स। मैं कंप्यूटर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पंचायती राज वाले भी सर हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे लेक्चर में, पूरा एक तरीके से लॉन्च करेंगे सारी चीज़ें। तो आप बिल्कुल जुड़िए, हमसे जुड़िए, शिखर एकेडमी से जुड़िए, और आपके भविष्य के लिए, जैसा कि मैंने कहा ही था कि आपके भविष्य के लिए, आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध एक ऐसा संस्थान जो शून्य से लेकर शिखर तक आपके साथ है, शिखर एकेडमी। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल खुश रहिए।